अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 4 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 23 और 24 मई को कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 और 24 मई को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्कता जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जहां एक तरफ कहा जा सकता है कि बारिश होने से लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और क्या जानकारी मिल पा रही है भारती? देखिए, फिलहाल तो चटक धूप खिली हुई है अगर देहरादून की मैं बात करूं, लेकिन आज के लिए ये कहा गया है कि तेज आंधी तूफान देखने को मिल सकता है और इसमें पहाड़ के भी कई जिले शामिल हैं। देहरादून के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान देखने को मिलेगा। येलो अलर्ट ये 2 दिन का दिया गया है, आज और कल, और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। खासतौर पर मैदानी जिलों और पहाड़ी जिलों में ये कहा गया है। उत्तरकाशी, देहरादून के लिए, इसके अलावा टिहरी भी है जिसमें तेज आंधी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। भारती, लेकिन एक ये भी है, चुनौतियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद तमाम तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जिससे कि लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पहले से क्या इंतजाम किए हैं? हालांकि प्रशासन की तरफ से हर बार यही कहा जाता है कि बारिश होने से पहले तमाम इंतजाम कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां सामने आती हैं। बिल्कुल परेशानियां सामने आती हैं, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये प्रदेश और पहाड़ों में खास तौर पर दिक्कतें देखने को मिलती है। इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है। इसको लेकर आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से मुस्तैद है और वो मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहा है। जेसीबी डिप्यूट्स की गई हैं जगह जगह पर। अगर कहीं पर भी रोड ब्लॉक्स होती हैं तो उनको तुरंत खोल दिया जाए। तो ये एक्सरसाइज लगातार चल रही है। अब रियलिटी में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये धरातल पर उतर पाएंगी अगर इस तरह बिल्कुल भारतीय, और ये भी देखना होगा जो वादे किए गए हैं प्रशासन की तरफ से वो कितने सही साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं, आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रोग्राम भी है। तो सीएम धामी का दिल्ली दौरा जो कि खास माना जा रहा है, इस दौरान उत्तराखंडियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और ये भी देखना होगा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का जो ये कार्यक्रम है उसमें जो वार्ता होती है, किन बातों को लेकर ये वार्ता की जाएगी। तो प्रवासी उत्तराखंडियों से बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि दिल्ली के दौरे पर है और ये दौरा उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस दौरान ये बात बहुत अहम हो जाती है कि जब उत्तराखंडियों से बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो किन किन अहम मुद्दों को लेकर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी खास माना जा रहा है, जिसकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दिल्ली दौरा। हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, सीएम के दौरे को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आज वहां पर प्रवासी उत्तराखंडियों से बातचीत करने वाले हैं। ये प्रोग्राम वहां पर, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं और उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। और बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। 5 बजे से कार्यक्रम है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरे राज्य में मैसेजिंग दे रहे हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे में प्रवासी उत्तराखंडियों को किस तरीके से और साथ जोड़ा जाए, कैसे और उस भावना को मजबूत किया जाए कि वो राज्य के विकास में सहयोगी बने, तो इसी को देखते इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, और ये भी काफी अहम हो जाता है कि जब उत्तराखंडियों से वो बातचीत करेंगे तो तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं उत्तराखंडियों को लेकर जिस पर वो बातचीत भी कर सकते हैं। दीपांकर,
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में जो समस्या है वो पलायन की समस्या है। सिर्फ प्रवासी उत्तराखंडी जो दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे शहरों में रहते हैं, दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वो किस तरीके से राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो गांव आज खाली पड़ चुके हैं, वो अगर वापस आते हैं अपने खास टाइम पे, छुट्टियों के वक्त पर गाँव में आते हैं, गाँव को डेवलप करने के प्लान पर काम करते हैं, तो जाहिर तौर इसका फायदा उत्तराखंड को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि प्रवासी उत्तराखंडियों को साथ जोड़ा जाए, उनके अंदर इस भावना को और मजबूत किया जाए। बिल्कुल दीपांकर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं चंपावत विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत को लेकर पार्टी बड़ी तैयार कर रही है और उपचुनाव को बड़े मार्जिन से जीते, इसके लिए बीजेपी संगठन प्रवासियों को जागरूक कर मतदान कराना चाहती है। चंपावत उपचुनाव प्रभारी का कहना है कि चंपावत विधानसभा के 15,000 ऐसे मतदाता हैं जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों में गए हैं, लेकिन उनका वोट चंपावत में है। संगठन की कोशिश है कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए। लगभग 15,000 ऐसे मतदाता जो प्रवासी के रूप में इस चंपावत जिले से बाहर रहते हैं, उसमें पिथौरागढ़ में भी हैं, उसमें लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हैं। और क्योंकि अभी जब कोरोना काल में वो सारे लोग यहाँ लौटे हुए थे, तो एक आंकड़ा लगा था लोगों को कि 15,000 के लगभग हैं। और हर बार वो मतदान में लोकसभा और विशेषकर विधानसभा, पंचायत में तो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, वो यहाँ आकर अपना मतदान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लगभग 1500 मतदाता ऐसा हमारा चंपावत शहर में रहता है कि जिनका वोट ग्रामीण क्षेत्र में है। हम एक जन जागरण अभियान के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा कि आप लोग जाइए अपना मतदान का प्रयोग करिए, और ये क्योंकि चंपावत के भविष्य का सवाल है, इतना शुभ अवसर चंपावत को मिला है, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा भी एक कार्यक्रम चला रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में लड़ रही कांग्रेस के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में सामने हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब तक कांग्रेस के 500 से ज्यादा छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला पार्टी छोड़ने वालों को मौका परस्त करार दे रही हैं। कि उनकी ऐसी दशा होगी वो भी देख लेंगे कि उनको क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे। यहाँ मंचों पर बैठते थे, उनको सम्मान था, हमने किसी किसी को जिताया भी था, पार्टी का सिंबल से जीते थे वो लोग। वो कम गद्दारी करके गए, उनको लेके जा रहे हो। कल क्या सोच रहे हो कि वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे? जो आदमी घर का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। हम भी तो हैं। उत्तराखंड का बजट सत्र 7 जून से शुरू होगा। बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और ये बजट सत्र 14 जून तक चल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जरूर इसकी पुष्टि की है। उनको भी 7 जून से सत्र के आयोजन की सूचना मिली है। देखिए, ऐसा है, गैरसैंण में होना ही है। जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है, टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जानकारी मुझे मिल रही है वो 7 जून से ये सत्र हम लोग जो है गैरसैंण में शुरू करने वाले हैं। हालांकि अभी मैं ये कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी, कैबिनेट में आएगा उसके बाद ही इस विषय पे या हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक प्रोग्राम जारी हो रहा है 7 तारीख से होगा। और अब बात करते हैं यूक्रेन से किसी तरह जान बचाकर इन दिनों उत्तरकाशी में शरण ली यूक्रेनी महिला की मदद के लिए उत्तरकाशी का रेड क्रॉस आगे आया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पिछले 1 महीने से एक यूक्रेनी परिवार अपने 4 बच्चों को लेकर उत्तरकाशी पहुंचा हुआ है और ये सभी सांज गुमाल्टी में पायलट बाबा के आश्रम में शरण लिए हुए हैं। बीते मंगलवार की देर रात को यूक्रेनी महिला की सबसे छोटी बेटी अभया के पेट में अचानक तेजी से दर्द हुआ। बाद में जिला अस्पताल में 6 वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद यूक्रेनी परिवार ने रेड क्रॉस और अस्पताल प्रशासन का आभार भी जताया। For Red Cross Society for help, for support for me, my family and my kids, and I hope that you will be there to feel safe when our home is war. So thank you so much. और उसको 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, पेट दर्द था,
तो मैंने देखा तो मैं थोड़ा मुझे एपेंडिसाइटिस का डॉट हुआ। तो मैंने हालांकि उस समय मैं मेडिसिन लिख दी थी, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड और खून जांच के लिए मैंने DH में भेज दिया था। और जब उसका अल्ट्रासाउंड CT स्कैन हुआ तो पता लगा उसको एपेंडिसाइटिस था। और उसके बाद डॉक्टर सकलानी सर्जन साहब है DH में, उनके द्वारा देखा गया और तुरंत ऑप्शन किया गया उसका। विश्वनाथ मंदिर में हमें मिली थी और हमने पूछा तो उसने कहा कि मैं यूक्रेन से आई हूँ, और यूक्रेन से आने के बाद यहाँ पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है और वो पायलट बाबा आश्रम में शरण लिए हुए हैं। तो इसी प्रकार से जब वो परसों फिर हमें मिली, और हमने पहले भी उसे हाइजीन किट वगैरह दिया था रेड क्रॉस की तरफ से, और उसने कहा कि मैं पायलट बाबा आश्रम में हूँ। और परसों वो आती है तो उसने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। फिर मैं घर से दौड़ा आया और उसके बाद हमने CMO KS चौहान जी को हमने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स की शिकायत है और इनका अल्ट्रासाउंड ज़रूर जल्दी करना पड़ेगा। उसके बाद संतोष सकलानी द्वारा अल्ट्रासाउंड की पर्ची कटाई गई और आकाश भट्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड करा के और उसका CT स्कैन करा के उसके बाद डॉक्टर सकलानी जी को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स है और मैं इसका इलाज फ्री में कर दूंगा। उसके बाद उसी दिन शाम को, परसों की बात है, परसों शाम को उसका ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का और वो आज बिल्कुल सही है। ऊधम सिंह नगर में धड़ल्ले से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने रुद्रपुर और किच्छा में 5 अवैध निर्माण को सील किया है, जबकि चिन्हित किए गए 58 अवैध कॉलोनियों में से 54 पर बुलडोजर चलाने से पहले नियमित करने का मौका कॉलोनाइजर को दिया गया है। इसके साथ ही 4 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाना तय माना जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने लोगों से अप्रूव कॉलोनी में ही प्लॉट या मकान खरीदने की सलाह दी है। कॉलोनियां चिन्हित हैं पूर्व से ही विगत 2-3 वर्षों से, तो उन पे बीच में कार्रवाई थोड़ा कोरोना के कारण शिथिल हो गई थी। अभी द्रुत गति से उसमें कार्रवाई शुरू करवा दी गई है, लगातार सुनवाई जारी है। और जिनके पूर्व में डिमोलिशन ऑर्डर हुए थे उन कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा और वर्तमान में जिन कॉलोनियों का शमन योग्य जो कॉलोनियाँ हैं उनका शमन किया जाएगा। जिनका शमन योग्य नहीं है या जो शमन नहीं करवा रहे हैं उनका ध्वस्तीकरण आदेश करने के बाद उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन हेमकुंड साहिब में कपाट खुलने की तैयारियों के बीच बर्फबारी हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां एक ओर कपाट खुलने की तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। उधर 21 मई को हेमकुंड साहिब के लिए इस साल का पहला जत्था गोविंद घाट रवाना होगा, जो पहला विश्राम हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांगरिया में करेगा। उसके बाद 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार यानी कि 22 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर हेमकुंड साहिब यात्रा कमेटी द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी मार्गों पर SDRF के साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि गोविंद घाट के भुयंडार और साथ ही घांगरिया में भी ऑपरेशनल पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमारी यात्रा हेमकुंड यात्रा रूट में जो है मुख्य थाना जो है वो हेमकुंड गोविंद घाट का पड़ता है। उसके बाद हमारी एक चौकी भुयंडार और घाघरिया हमारी चौकी ऑपरेशनल हो गई है। भुयंडार हमारी सीजनल चौकी है, उसमें भी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। यात्रा रूट में हमारे पास पांडुकेश्वर में हमारी एक टीम SDRF की रहेगी। इसके अतिरिक्त घाघरिया में भी हमारी एक यूनिट जो है SDRF की तैनात रहती है। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब तक 7,40,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब 2,73,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 2,20,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 1,40,000 श्रद्धालु पहुंचे और यमुनोत्री धाम में 1,07,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। एक तो हमें समय का एक निर्बंध करना होगा, एक समय तय करना होगा, एक ये समस्या थी। दूसरी ये थी कि अलग अलग सोर्सेज से सूचनाएं आ रही थी। जैसे कुछ सूचनाएं आपको आ रही थी वो थी पुलिस प्रशासन के माध्यम से आती है, कुछ जो है वो BKTC के माध्यम से आती है, कुछ सूचना जो है वो अन्य रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आती है। तो उसको पूर्ण विराम देते हुए एक
पारदर्शी व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने अभी स्मार्ट कैमरेज लगाए हुए हैं जो हेड काउंट्स कराते हैं, और वो हेड काउंट्स जो है एकदम प्रिसीजन से होता है। उसमें किसी का भी एक बार उसमें कैप्चर किया जाता है तो उसका पूरा दर्शन होने तक जो है वो कैमरा उसको फॉलो करता है और उसका जो है एक ही नंबर दे देता है। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मौत की वजह अत्यधिक शारीरिक दबाव और तनाव है, ये कहना है पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का। श्रीनगर गढ़वाल में कार्यक्रम में के दौरान इस बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये बात कही है। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि जांच के बाद बेहतर जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बीमारी ना छिपाएं। आपको पता है वो एक्सर्शन से हुई हैं और इसका भी तो फाइंडिंग्स निकले आएंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, पर निश्चित रूप में हमने लोगों से आग्रह किया है कि भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी है, रोग को ना छुपाएं और हमेशा डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। हर आदमी चाहता है, ये यात्रा इतनी सहज नहीं है, आपको पता है। हम जब लेह लद्दाख जाते हैं तो 2 दिन तक तो रेस्ट करना पड़ता है, शरीर के ऊपर उसकी आपको पता एक्सर्शन पड़ता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि शरीर पर ज़्यादा एक्सर्शन पड़े। मैंने आपको पता पहले ही से मैं कह रहा हूँ कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, अगर एक बस में 100 आदमी आते हैं तो 100 ही आदमी बैठ पाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। पर आपको पता इतनी ज़्यादा रुचि लोगों में पैदा हुई, सबने कहा भाई नीचे गर्मियाँ हो रही हैं, पहाड़ की तरफ चलो, और हमेशा पहाड़ ने आश्रय दिया है, अभयदान दिया है, तो लोग यहाँ आने लग गए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उसमें रुक करके आएंगे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर है। लगभग 2 लाख तीर्थयात्री अब तक धाम में दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें भी हैं, जरूर यात्रियों को उठानी पड़ रही है, लेकिन यात्री उसके बावजूद भी भारी संख्या में चारों धाम पहुंच रहे हैं। इस बार सबसे अधिक तीर्थयात्री गुजरात से चारों धाम की यात्रा पर आ रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के तीर्थयात्री भी लगातार यात्रा पर आ रहे हैं। खुशी तो बहुत है क्योंकि अभी इतनी छोटी उम्र में 4 धाम कंप्लीट करना ऐसा बहुत मजे की बात है, क्योंकि अभी तक क्या था कि बहुत 50+ वाले सब 4 धाम करते थे। अभी हम लोग 20 ईयर के साल में 4 धाम कंप्लीट कर रहे हैं, और हमारे साथ तो 8 साल का भी बच्चा है जिसने 4 धाम कंप्लीट कर लिया है। हम यात्रा में व्यवस्था बहुत अच्छी थी और हम सबको मजा आया। हम 28 लोग आए हैं और कुशल से अच्छी तरह से यात्रा की हमने। इधर का जो पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल इन दिनों केवल भारत के श्रद्धालु के लिए नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचकर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से 8 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद विदेश से यहाँ तीर्थ यात्री पहुंचकर पिंडदान कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल को मोक्ष का धाम भी कहते हैं और यहाँ प्रतिवर्ष देश दुनिया से जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि विदेश से भी श्रद्धालु आकर के हिंदू सनातनी संस्कृति को अपना रहे हैं। और विगत दिनों इटली से आए 6 सदस्यीय परिवार ने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया और उन्होंने अपने देश में कोरोना से जो लोग असम में मृत्यु हुई है उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी पिंडदान किया। निश्चित रूप से सनातन धर्म में बढ़ती विदेशियों की श्रद्धा के दूरगामी परिणाम होंगे। और आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुके एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।